हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर पर। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो 4th ईयर का कोर्स स्टार्ट हुआ है उस पर बात करने वाले हैं कि इस साल का जो सेमेस्टर मतलब जो 7th और 8th सेमेस्टर है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और इससे पहले आपको बता दूं कि 4th ईयर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प होगी कि 4th ईयर में किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 4th ईयर का कोर्स है इसमें मैंने पहले ही बताया हुआ था कि जो हमारा पहला 3rd ईयर तक चलता था, तो जिन बच्चों को जैसे कि बैचलर की डिग्री चाहिए हुई थी वो अपना बैचलर का डिग्री ले लिए, एग्ज़िट कर चुके हैं, जो अभी 31 तक का डेट है एग्ज़िट करने का। तो जो बच्चे करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और जिनको हम 4th ईयर कंटिन्यू करना वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 4th ईयर है वो सबसे ज़्यादा जिन बच्चों को आगे पीएचडी करना, असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना है, उनके लिए ज़्यादा ये लाभदायक होने वाला है। तो आइए उसी पे बात करने वाले हैं कि 4th ईयर का जो सिलेबस है इस बार 7th सेमेस्टर में क्या रहने वाला है, क्योंकि ये पहली बार आया है, बिल्कुल ही नया है। इसका पेपर पैटर्न भी नहीं किसी को पता कि किस प्रकार के पेपर आएंगे, क्या होगा। अभी तक तो बस ऐसा है कि हमें अपने कोर पेपर पढ़ना है, जीई का पेपर पढ़ना है, अपना रिसर्च करना है, अभी तक जैसा कि सभी कॉलेजों में यही चल रहा होगा। तो इसी पे आज का जो वीडियो है ये सिलेबस पे ही है कि आपको क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहले हमें पढ़ना है इसमें DSC 19, इसमें आपको पढ़ना है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, मतलब कि आपको यहाँ पे आपका एक कोर पेपर पढ़ना है जो ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी को पढ़ना है इसमें। और आगे आपको ये दिया गया है DSC, जिसमें आपको चूज़ करना है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको अपना एक कोर पेपर पढ़ना होगा और कोर पेपर तो आपको लगेगा ही, जो आपके DSC है वो आपको लगेगा। और साथ में आपको पढ़ना है या तो आप 2 यहाँ पे DSC पढ़ लें और एक आप यहाँ पे प्लस करके आप एक जी पढ़ लो। तो ये आपको पढ़ना है ऐसे, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 जी पढ़ सकते हैं, एक DSC पढ़ सकते हैं, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। तो इसमें देख लेते हैं कि आपको क्या क्या लगा हुआ है। DSC में आप क्या ले सकते हैं और जो जी होता है वो आप अपने अनुसार देख लें, क्योंकि हमें उसमें माइनर डिग्री लेना है तो सभी लोगों का अलग अलग हुआ, जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटी, ये सबका अपने मनचाहा विषय है तो आप वो ले सकते हैं। पर मैं आज यहाँ पे बस हिंदी वाले बच्चों के लिए लेके आई हूँ। तो हिंदी में ये लगा हुआ कि आपको DSC में यहाँ पे कबीरदास लगे हैं, तुलसीदास लगे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा साथ ही अज्ञे हैं। तो आप अगर बस हिंदी में करना चाहते हो तो आपको इन सब में से यहाँ पे 3 लेने होंगे, 3 पढ़ोगे आप ये, और एक हो जाएगा ये आपके 4। और जो बच्चे जी कर रहे हैं, जिनको माइनर डिग्री चाहिए, वो इसमें से 2 ले सकते हैं प्लस एक जी का पेपर अपना पढ़ सकते हैं, वरना आप इसमें से 1 ले सकते हो, बाकी 2 जी आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही, क्योंकि जो हमारा पॉलिसी इस बार आया है, जो नोटिस है उसमें ऐसा ही लिखा है। तो आइए देखते हैं, हम सिलेबस पे बात करते हैं। पहला है इसमें जो हमारा सिलेबस है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। तो इसका देखते हैं, ये तो सबको ही पढ़ना है, सबके लिए कंपलसरी है, ये हमारा कोर पेपर है। इसमें पहला यूनिट है भारत का भाषिक परिदृश्य, इसके जो सब यूनिट है भारत की भाषिक विविधता, अगला है भाषा परिवार एवं भारतीय भाषाएं, आगे है भारत की शास्त्रीय भाषाएं, इसमें चौथा है आधुनिक भारतीय भाषाएं। जो सेकेंड यूनिट है इसमें है भारतीय भाषाओं का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें संविधान सभा में भारतीय भाषाओं का प्रश्न, 8वीं अनुसूची की संकल्पना, और अगला है राजभाषा हिंदी। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है देवनागरी लिपि एवं भारतीय भाषाएं, इसमें भाषा एवं लिपि का अंतर संबंध बताना है,
प्रमुख भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियां बतानी है। देवनागरी लिपि एवं विभिन्न भारतीय भाषाएं, लिपि रहित भारतीय भाषाओं का संदर्भ एवं लिपि निर्माण। जो 4th यूनिट है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध, जिसमें आपको पढ़ना है उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया एवं भारतीय भाषाएं। अगला है स्व की अवधारणा एवं स्वभाषा का प्रश्न। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय भाषाएं। आगे हम देखेंगे भारत का वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य एवं संपर्क भाषा। ये हमारे हैं 4 यूनिट, इसे पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा DSC है उसमें पहला है कबीरदास। कबीरदास को आपको पढ़ना है। आप इसमें से अपने पसंदीदा यहाँ पे जो लगे हुए रचनाकार उन्हीं को लीजिएगा, क्योंकि हमें अपने जो कोर पेपर है, DSC है, GE है, के साथ साथ अपना रिसर्च भी करना है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप किसमें मतलब किनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा बर्डन ना हो और साथ साथ आप अपना रिसर्च भी कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कबीरदास में। इसमें है पहला इकाई, जिसमें कबीर का जीवन वृत्त और रचनाएं जानना है। पहला कबीर का जीवन परिचय, दूसरा भक्ति आंदोलन और कबीर की जो उसमें योगदान था किस प्रकार से, उसे पढ़ना है। कबीर की रचनाएं जैसे साखी, शबद, रामायणी को पढ़ना है। कबीर की भाषा जानना है। दूसरा जो यूनिट है इसमें है कबीर का समय, जो कबीरदास का समय काल था उसमें जो सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, मतलब उनके परिवेश को पढ़ना है। जो 3rd यूनिट है, 3rd यूनिट में हमें जानना है कि कबीर का व्यक्तित्व किस प्रकार से था, जैसे कि कबीर का समाज सुधार, कबीर का चिंतन जिसमें दर्शन और धर्म दोनों ही हैं, कबीर की भक्ति, कबीर की लोकप्रियता एवं कबीर का पंथ। अब हमारे जो 4th यूनिट है इसमें कुछ उनके चुने हुए जो दोहे हैं, पदावली है, उसे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें पहला उनका लगा है कि निःकर्मी प्रतिव्रता को अंक का दोहा 2 से 6 तक पढ़ना है। आगे है इसमें इनका जो दोहा है 1 से 5 तक पढ़ना है, निंदा को अंग में, और पद संख्या 5 से 16 तक पढ़ना है। और फिर जो अगला है वो है पद संख्या 180 एवं 235, ये दोनों पढ़ना है, जो कि बताया गया है यहाँ पे कि जो कबीर ग्रंथावली है जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, उसमें मिल जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि जो अगले हैं रचनाकार वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास में हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसमें भी 4 यूनिट है। पहला यूनिट तुलसीदास का युग एवं साहित्य जानना है। तो इसमें तुलसीदास का साहित्यिक योगदान, भक्ति आंदोलन का स्वरूप और तुलसीदास, राम भक्ति शाखा की विशेषताएं, राम काव्य परंपरा में तुलसीदास। अगला भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। 2nd यूनिट में आपको पढ़ना है श्री रामचरितमानस, उसके कुछ बालकांड और सुंदरकांड लगे हुए हैं, जो दोहा संख्या 201 से 205 तक है, और जो इसमें चौपाई है वो भी आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही सुंदरकांड में आपको दोहा 3 से 10 तक पढ़नी है। अब अगला देखते हैं इसमें 3rd यूनिट इनका विनय पत्रिका जो है इनकी, उसमें आपको पद संख्या 100 से 110 तक के पढ़ने हैं। आगे जो यहाँ पे अगला जो 4th यूनिट है इसमें आपको तुलसी साहित्य की प्रवृत्तियाँ यानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं उसे पढ़ना है, जिसमें तुलसी की भक्ति भावना, तुलसी की समन्वय चेतना, तुलसी की सामाजिक चेतना, रामचरितमानस में राम सुग्रीव मैत्री प्रसंगों और तुलसी का भाषा शिल्प हमें जानना है। अगले देखते हैं जो रचनाकार है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें जो 1st यूनिट है इसमें लगा हुआ है आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि और भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र का रचना संसार यानी कि उनका जो सामान्य परिचय हमें जानना है, और भारतेंदु युगीन परिस्थितियां हमें पढ़ना है। भारतेंदु युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियां इनको हमें बताना है, पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण पढ़ना है। अगला है 2nd यूनिट जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य पक्ष एवं पत्रकारिता, जिसमें गंगा वर्णन, दूसरा दशरथ विलाप, तीसरा है मातृभाषा प्रेम से संबंधित दोहे, निज भाषा उन्नति, भ्रातगण आय। अगला पढ़ना है इसमें इनकी मुकरियाँ जो लगी हैं उसे पढ़ना है हमें। और
आगे है संपादक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो इनकी जो पत्रिका है बालबोधिनी और हरीश मैगजीन, मतलब इसी को लेके। आगे है जो थर्ड यूनिट, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य पक्ष, यानी कि जो इनके 2 नाटक लगे हुए हैं हमारे इसमें सिलेबस में, वो है पहला अंधेर नगरी, दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। फोर्थ यूनिट में है निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं, जिसमें इनका पहला निबंध लगा हुआ है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दूसरा है दिल्ली दरबार निबंधी लगा है, नाटक निबंध और सरयू पार की यात्रा संस्मरण है ये, और स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन जो हास्य व्यंग है। ये आपके पूरे टेक्स्ट लगे हुए हैं, इसे पढ़ना है। अब अगला देखते हैं, जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। हमें जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। तो फर्स्ट जो यूनिट है इसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन वृत्त को पढ़ना है, इनका जीवन परिचय, छायावाद और जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जानना है, और इनके जो काव्य है हमें वो पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य यात्रा का यहाँ पे सामान्य परिचय जानना है, और इनकी जो काव्य है वो है अरि वरुणा की शांत कछार, ये पढ़ना है। यहाँ पे पेशोला की प्रतिध्वनि, ये हमारे सेकेंड ईयर के यानी कि 4th सेमेस्टर या लगा हुआ था, उसमें मुझे अभी भूल गया है, पर हमारा जो पिछला मतलब सिलेबस था सेकेंड ईयर का, उसमें हमने ये कविता पढ़ा हुआ था। आगे है मुझको ना मिला रे कभी प्यार, ये इनकी कविता पढ़ना है। आगे देखते हैं इनकी जो नाटक है वो लगा हुआ है जयशंकर प्रसाद की नाट्य यात्रा का सामान्य परिचय, कि जयशंकर प्रसाद जो है वो नाटककार के रूप में किस प्रकार से मतलब हमारे समक्ष आते हैं, उसमें इनका सामान्य परिचय जानना है। और इनका जो नाटक है स्कंदगुप्त, वो हमें पढ़ना है। आगे इनका निबंध एवं अन्य गद्य विधाओं में पहला काव्य और कला जो निबंध है, रंगमंच ये भी निबंध है, मधुआ कहानी, आपको ये पढ़ना है इनका जयशंकर प्रसाद का। अब अगली जो है वो है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा को हमें पढ़ना है, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। फर्स्ट यूनिट में छायावाद और महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय जानना है। छायावाद अर्थ वैशिष्ट स्वच्छंदतावाद और छायावाद जानना है। छायावाद और महादेवी वर्मा को पढ़ना है। स्वाधीनता आंदोलन में महादेवी वर्मा का योगदान क्या रहा, संपादक के रूप में महादेवी वर्मा। अब हमें पढ़ना है इनका जो काव्य पक्ष कविता में, वो हमें जानना है। पहला है काव्य यात्रा, वेदना तत्व, रहस्य भावना, सौंदर्य चेतना, काव्य संवेदना और काव्य शिल्प, यानी कि जो भाषा, बिंब, प्रतीक और गीत जो इनकी कविताओं में दिखती है, हमें वो पढ़ना है। अगला देखते हैं कि गद्य में जो इनकी मतलब योगदान रही है उसे जानना है। इसमें स्त्री समस्या और आलोचना क्रम, रेखा चित्र का वैशिष्ट, कथ्य एवं शिल्प, संस्मरण लेखन की विषय वस्तु एवं अभिव्यक्ति। अगला है गद्य का वैशिष्ट। फोर्थ यूनिट में महादेवी वर्मा का जो पाठ आधारित अध्ययन है, जैसे कि इनका जो कविता है हमें वो पढ़ना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला है कौन तुम मेरे हृदय में, और मधुर मधुर मेरे दीपक जल। आलोचना इनका है आधुनिक नारी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र है सुभद्रा कुमारी चौहान, और इनका जो परख है मेरा परिवार, वो हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं अगले जो लगे हुए हैं वो है आज्ञा है। आज्ञा का हमें क्या क्या पढ़ना वो देख लेते हैं। आज्ञा जो इनका फर्स्ट यूनिट है, आज्ञा का साहित्यिक योगदान, यानी कि प्रयोगवाद और आज्ञा, प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, आज्ञा का काव्य समान परिचय, आज्ञा का गद्य साहित्य समान परिचय। आगे है आज्ञा का कवि कर्म, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, जितना तुम्हारा सच है आज थका ही हारिल मेरा, शब्द और सत्य, ये इनकी कविताएं पढ़ना है। आगे देखते हैं कथा साहित्य में जो इनकी कहानी लगा हुआ है सरल दाता, यहाँ पे है खितीन बाबू कहानी है अपने अपने अजनबी उपन्यास। आगे है अन्य गद्य विधाएं, जिसमें आज्ञा का अपनी निगाह में निबंध पढ़ना है, बहता पानी निर्मल, यात्रा संस्मरण, रूढ़ी और मौलिकता जो आलोचना लगा हुआ है उसे पढ़ना है। तो ये इतने सारे लेखक हैं, मतलब इसमें रचनाकार हैं जो DSC का पेपर लगा हुआ है हिंदी ऑनर्स में। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो आपके पसंदीदा रचनाकार हैं आप उन्हें ही चुनें, क्योंकि
आपका जो मन है उनमें लगेगा, आप उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो मेरा बस यही कहना कि आप अपने पसंदीदा ही रचनाकार को लें। बाकी आपका जो डीएससी है वो तो सभी के लिए कंपलसरी है, पर हमारे पास डीएससी में ऑप्शन है कि हम अपने अनुसार चुन सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।